हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सीयूईटी में आपका जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर हो चुका होगा और अब आपका मेन जो डोमेन है कॉमर्स का, उसके पेपर्स आपके आने हैं। देखिए, उसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है अकाउंटेंसी। उससे रिलेटेड एक मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं आज, जिसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर किया है और 40 क्वेश्चन इसमें है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। इसके अलावा हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सीयूईटी 2023 नाम से। आप उसमें और भी वीडियोस हैं, उनको भी देख लें एक बार, उससे भी आपको काफी बेनिफिट होगा। देखिए, इस वीडियो का आप क्या करें कि रोक रोक करके पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, अपने आप आंसर करें, फिर देखें। डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसमें हर एक चीज की। और या फिर आप ऐसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से एक पेपर डाउनलोड कर लें और उसको सॉल्व करें, फिर इस पे मैच करें। तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप? इनमें से पार्टनरशिप का एलिमेंट कौन सा नहीं है? देखिए, मिनिमम टू पार्टनर, इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, म्यूचुअल एजेंसी एग्रीमेंट। तो ये इसमें जो ये है ना, इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, ये नहीं है पार्टनरशिप का एलिमेंट। क्योंकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, ये तो एलिमेंट है कि पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए बनती है, किसी बिजनेस के, लीगल बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। लेकिन ये कहीं नहीं है कि इक्वल होगा या नहीं होगा। ये तो आपको पार्टनरशिप डीड बना करके उसमें लिखना होता है कि इक्वल होगा या किस रेशियो में होगा। तो इसका सही आंसर आएगा बी, इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। नेक्स्ट है, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए फर्म इज 9 लाख एंड इट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर। What would be its goodwill by capitalization method if normal rate of return is 15% per annum? देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 9 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है और 1,80,000 प्रॉफिट अर्न किया, 15% का रेट ऑफ रिटर्न है। तो पहले आप मालूम करें, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें और मालूम करें कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ होना चाहिए। तो 1,80,000 रुपीज अर्न किए और कैपिटलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न करना होता है। 15 से डिवाइड करें, 15 में जब 15 3 करेगा, 15 टू 30, तो ये आएगा आपका 12 लाख रुपीज। यानी कि बिजनेस में आपको 1,80,000 कमाने के लिए 15% के रेट से 12 लाख रुपीज आपके लगे होने चाहिए। लेकिन आपने लगाए कितने हैं? 9 लाख रुपए लगाए हैं। तो यानी कि आपने कम पैसा लगा करके ज्यादा पैसे वाला प्रॉफिट कमा लिया। तो ये बीच का जो 3 लाख का गैप है, गुडविल पूरा कर रही है। तो इसका मतलब आपकी गुडविल कितनी होगी? ए आएगा आंसर, 3 लाख रुपया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन allowed his name to be used in a business without actually being involved in it, he is termed as। अगर कोई बंदा या कोई पर्सन पार्टनरशिप में बिना इन्वॉल्व हुए ही अपना नाम यूज करने की परमिशन देता है कि ठीक है, मेरा नाम यूज कर लो, लेकिन मैं पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं हूं, तो ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं? सीक्रेट पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल, या फिर नॉमिनल पार्टनर। तो ऐसे पार्टनर बोलते हैं पार्टनर बाय नॉमिनल पार्टनर, कि ये पार्टनर नाम नाम का पार्टनर है, इसने अपना नाम यूज करने के लिए दे दिया, लेकिन खुद पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A partnership that will be terminated by any partner by giving a notice is called particular partnership, partnership at will, general partnership, limited partnership। तो ऐसी पार्टनरशिप जिसको कोई भी पार्टनर कभी भी नोटिस देकर खत्म कर सकता है, उसको पार्टनरशिप एट विल बोला जाता है। ये आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ए एंड बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:4 में। सी को एडमिट किया फॉर ए फिफ्थ शेयर इन प्रॉफिट। सी ब्रिंग्स इन 1,80,000 एज कैपिटल एंड 80,000 एज गुडविल। What will be the capital of each partner after the admission of C, taking C's capital as base? देखिए, C नया पार्टनर आया फॉर अ फिफ्थ शेयर, ये दिया हुआ इसका शेयर, फिफ्थ शेयर। इसका मतलब हुआ सी का शेयर है 1/5, ये शेयर है सी का। और ये कैपिटल लाया 1,80,000, गुडविल लाया 80,000। या गुडविल से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि कैपिटल निकालनी है। तो 1,80,000 कैपिटल लाया 1/5 शेयर। और इसके बेसिस पर बताना है कि सभी पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो। तो जब भी न्यू पार्टनर के बेसिस पर आपको बताना हो कि कैपिटल कितनी होगी सभी पार्टनर की, तो आप क्या करें? पहले टोटल कैपिटल निकालें। कैसे निकलेगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज रेशियो। देखिए,
रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि टोटल कैपिटल का 1/5 है ना, जो कि 180 है। तो आप क्या करें, रेसिप्रोकल करेंगे तो टोटल है। जैसे मान लीजिए, अब मैं समझा तो आपको, देखिए कि 50 मान लीजिए आपके पास टॉफीज है, और इसमें से आपने कहा कि 1/5 आप एक्स को दे दो, तो कितनी दी आपने? एक्स को 10 दी। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि एक्स को 1/5 टॉफीज मिली है, 1/5 ऑफ द टोटल टॉफीज मिला है, और उसको 10 टॉफी मिले, तो बताइए टोटल कितनी है? तो आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 5/1, तो 50 वापस आ जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें, जब भी न्यू पार्टनर की कैपिटल दिया और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो, तो आप पीएसआर को रेसिप्रोकल करें, तो ये आपकी टोटल कैपिटल आ गई 9 लाख रुपया। यानी कि तीनों पार्टनर की कैपिटल 9 लाख होनी चाहिए। इसमें से जो नया पार्टनर है उसकी 180 है, उसको लेस कर दें आप। तो बाकी जो दोनों पार्टनर है उनकी कैपिटल 720 होनी चाहिए। तो देखिए अब तरीका क्या है कि इसकी 180 है ना, तो ये दो ऑप्शन तो आपके होंगे ही नहीं, 260 और 260, ये दोनों में इसकी कैपिटल 180 नहीं है, इन दोनों में 180 है। अब इन दोनों में 180 है, तो आप आगे चेक कर लो कि कौन सा ऐसे ऑप्शन है जिसमें बाकी दोनों की कैपिटल 7,20,000 आ रही हो। तो ये 360 और 450, ये तो आ गया 8,10,000 रुपये, ये नहीं है। यानी कि ये वाला सी ऑप्शन है, 3 लाख और 4,20,000, 7,20,000 इसका होगा। तो इस तरह से आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आपको करनी होती इसमें, सिंपल तरीके से आप पता कर लेंगे। देखिए, विच राइट्स आर बीइंग एक्वायर्ड बाय द पार्टनर व्हेन ही गॉट एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप। जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है, तो उसको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं? राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू शेयर एसेट, बोथ ए एंड बी, राइट टू पे लाइबिलिटीज। तो ये आएगा बोथ ए एंड बी, दोनों राइट्स मिलते हैं उसको, राइट टू शेयर एसेट, राइट टू शेयर प्रॉफिट। आंसर सी होगा इसका। देखिए, 7th क्वेश्चन, गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर ऑन हिज एडमिशन इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन। नया पार्टनर जब पार्टनरशिप पे एडमिट होता है, तो जो गुडविल वो लाता है वो ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में दी जाती है? वो दी जाती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, XYZ पार्टनर है एक फर्म में, एक्स रिटायर हो गया ड्यू टू ओल्ड एज। अमाउंट ड्यू टू एक्स वॉज 245, 2,45,000 रुपए एक्स का ड्यू अमाउंट, लेकिन उसको 2,80,000 रुपए पेमेंट किया गया। एक्सेस अमाउंट पेड टू एक्स इज टर्म्ड एज, जो उसको फालतू पैसा दिया गया, ये 35,000 रुपए ज्यादा ही देगा उसको, ये क्या है? प्रीमियम है, बोनस है, गुडविल है, लॉयल्टी अमाउंट है। तो ऐसा अमाउंट जो ड्यू अमाउंट से ज्यादा अगर दे दिया जाए रिटायरिंग पार्टनर को, तो इट मीन वो अमाउंट गुडविल का होगा। आंसर सी आएगा इसका। गुडविल पेड टू रिटायरिंग पार्टनर एज, रिटायरिंग पार्टनर को जो गुडविल दी जाती है वो क्या होती है? क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर, क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। देखिए, डेबिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, या क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, डेबिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या फिर डेबिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। देखिए, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है ना, तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट होते हैं, और क्रेडिट होता है रिटायरिंग पार्टनर। तो आपको पूछा गया है, तो आप ये देखिए कि डेबिट होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर, और डेबिट तो इसमें एक ही है, ठीक है ना? डेबिट कंटिन्यूइंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, लेकिन ओल्ड रेशियो में डेबिट तो है ही है, लेकिन ओल्ड रेशियो में नहीं होते डेबिट, गेनिंग रेशियो में होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ। फिर एक क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर क्रेडिट होते ही नहीं, वो डेबिट होता है, तो ये भी गलत हो गया। डेबिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट तो होते हैं लेकिन गेनिंग होते हैं, सैक्रिफाइसिंग में नहीं होते। तो एक ही ऑप्शन बचता है, डेबिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो, तो आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पेड टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर इज डेबिटेड टू। देखिए, डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को जो प्रॉफिट देते हैं, जो ड्यूरिंग द ईयर साल का जो प्रॉफिट होता है, जो पे किया जाता है, वो किस अकाउंट में डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, या पीएनएल एप्रोप्रिएशन, या फिर रिजर्व सरप्लस। तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में, क्योंकि साल के बीच में देना पड़ता है। अक्सर जो डेथ के क्वेश्चन होता है उसमें आपको दिया जाएगा कि जैसे 31 मार्च को क्लोज होता है, तो मई में, जून में, जुलाई में, ऐसे डेथ की डेट दी जाती है। तो बीच ईयर में अगर आप प्रॉफिट दोगे तो पीएनएल तो अकाउंट बना नहीं पाओगे आप, तो पीएनएल सस्पेंस करके उसको दिया जाता है। पी, क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। सी डाइड ऑन 31st May 2020।
देखिए ये थोड़ा कैसे देख लेते हैं, देखिए सेल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 was 6 लाख एंड 9 लाख। देखिए जो ये डेथ हुई है कब, 31 मई 2020 में, तो पिछले साल यानी कि 31 मार्च में जो साल खत्म हो रहा है 2020 में, वहां तक की सेल 60 लाख है, प्रॉफिट 9 लाख है। और जिस ईयर में इसकी डेथ हुई है वहां पर डेथ तक की सेल है 9 लाख रुपए। तो आपसे पूछा गया प्रॉफिट ड्यू टू सी, सी को कितना प्रॉफिट ड्यू होगा। तो आप पहले क्या करें, सेल बेसिस पे जब भी निकालना होता है आप परसेंटेज प्रॉफिट निकालने पहले कितना है। तो 9 लाख आपको पिछले साल प्रॉफिट हुआ था और 60 लाख की हुई थी सेल। तो इस तरह से आप प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल आपके पास आ जाएगी। 3 जीरो कैंसिल हुए, ये 2 जीरो कैंसिल हुए, एक जीरो आप और कैंसिल कर दें, 10 रह जाएगा। 3 से काटें 2 आएगा, 3 से काटें 3 आएगा, 2 से काटेंगे 10 को 5 आएगा। तो 15% आपका प्रॉफिट है सेल पर। अब सेल जब डेथ हुई है जिस साल, वहां तक की है 9 लाख रुपया। तो 9 लाख रुपया सेल है, तो 15% अगर प्रॉफिट लगाते हैं तो ये कि 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 15 9 जा 135 और 3 जीरो, यानी 1,35,000 प्रॉफिट हुआ। ये जब तक डेथ हुई है तब तक का प्रॉफिट सेल के बेसिस पे देखा जाए तो 1,35,000 रुपए। अब इसमें सी की डेथ हुई है, सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1/5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो 27,000 का आंसर बी होगा। यानी कि जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, इसी इस पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स को आप 27,000 रुपए प्रॉफिट में देंगे। नेक्स्ट देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय हॉबीज क्लब ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022 was 5,67,000. If subscription outstanding on 1st April 2021 was 15 and 31st March 2022 was 54, and subscription received in advance on 1st April 21 was 32,000 and on 31st March 2022 was 20,000. What amount of subscription was being credited to income and expenditure account? देखिए आपको दिया हुआ है कि कितना सब्सक्रिप्शन, देखिए क्या दिया हुआ आपको कि सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है, आपको टोटल कितना मिला सब्सक्रिप्शन, 5,67,000। तो यहाँ हम लिखते हैं, पहले देखिए कैसे निकालेंगे सब्सक्रिप्शन, कितना आएगा, 5,67,000 ये सब्सक्रिप्शन आपको मिला है। अब इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग, और एक एडवांस दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग। कितना कितना है पहले ये लिख लो। देखिए जो 1 अप्रैल 2021 में वो आपका ओपनिंग हो गया, तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आपको 15,000 दिया हुआ है और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 54,000। इसके बाद आपको एडवांस जो है ओपनिंग में दिया अप्रैल 21 में 32,000 और क्लोजिंग में आपको दिया हुआ है 20,000। तो हम आप देखें कि जब सब्सक्रिप्शन निकालते हैं तो सब्सक्रिप्शन जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये बनता है किस बेसिस पर, अकाउंटिंग पीरियड बेसिस पर। इसमें सारे रूल वही लगते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में लगते हैं, यानी कि जो करंट ईयर से रिलेटेड है केवल उसी को लेना है, अगले पिछले ईयर का आपने ध्यान नहीं रखना। तो देखिए जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था तो पिछले साल से रिलेटेड आपको माइनस करना पड़ेगा, और जो अब आउटस्टैंडिंग है वो इसी साल से रिलेटेड आपको प्लस करना पड़ेगा। जो एडवांस आपको पिछले साल मिला था, यानी कि ओपनिंग में मिला है, वो इस साल के लिए मिला होता है, इसलिए आपको प्लस कर दें, और जो अब एडवांस मिला है क्लोजिंग वो नेक्स्ट ईयर से माइनस कर दें। तो ये दो आइटम हमें ऐड करने पड़ेंगे इसमें, 54 और 32। इनको ऐड कर लीजिए पहले, देखिए 1 2 3 तो जीरो हो गई, 6 और 7 13 आ जाएगा, और 653, और ये 15 और 20 35,000 आप इसमें से लेस कर दें, आपको आंसर पता चल जाएगा क्या आएगा। 3 जीरो, और 13 में से 5 क्या बचेगा, 8, 4 में से 3 क्या 1, 618। तो आंसर आएगा सी। इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, नेचर ऑफ इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या है? ये रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है? तो देखिए, कोई भी अकाउंट जिससे प्रॉफिट या लॉस पता चलता है उसको नॉमिनल नेचर का ही माना जाता है। तो इससे भी प्रॉफिट लॉस पता चलता है, हालांकि वो बात है कि इसमें जो प्रॉफिट आता है उसको सरप्लस बोलते हैं और जो लॉस आता है उसको डेफिसिट बोला जाता है, लेकिन नेचर नॉमिनल होता है। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ओवर टूर्नामेंट फंड विल बी रिकॉर्डेड इन। देखिए, एक्सपेंसेस जो है ना, ये ज्यादा है फंड से। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ओवर टूर्नामेंट फंड, ये एक तरह का लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉसेस जो होते हैं डेबिट बैलेंस होते हैं, तो इसको कहाँ लिखोगे आप? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इसको लिखा जाएगा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए नेक्स्ट 15, a creditor of 45,000 took asset of 30,000 in full settlement of his claim. How will it be recorded? देखिए, एक क्रेडिटर है जिसने अपने क्लेम के फुल सेटलमेंट में एसेट ले ली है, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? तो कोई भी लाइबिलिटी अगर एसेट लेके सेटअप होती है तो उसको कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। तो ये आप लिखें नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। नेक्स्ट, expenses of dissolution paid by a partner on behalf of firm, it will be। अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पर एक्सपेंसेस पे करता है तो उसके लिए आप पहले सिंपल से एक जनरेटिव बना लें। अगर फर्म के बिहाफ पे दे रहा है तो फर्म के लिए तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा आपको, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। तब आप देखें इसमें अगर डेबिट है तो रियलाइजेशन होना चाहिए, तो डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट कर दिया। तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता, डेबिट टू रिलेशन होना चाहिए। क्रेडिट हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल, तो क्रेडिट के तीन ऑप्शन है, क्रेडिट टू रिलेशन नहीं चलेगा, क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट टू कैश। तो क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगी, तो सी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? इनमें से कौन सा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। फीस पेड फॉर रजिस्ट्रेशन, ये भी है। रेम्यूनरेशन गिवन टू डायरेक्टर्स, ये नहीं। तो आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड forfeited 1,000 share of 10 each of A due to non-payment of final call of ₹3. It issued 700 of the forfeited share to B at ₹8 as fully paid. What amount will be transferred to capital reserve account? ये क्या लिखा है कि एक्स लिमिटेड का 1,000 शेयर 10 रुपए का एक फॉरफिट किया, तो शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। क्यों फॉरफिट किया? ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3। 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दिया तो उससे लेस कर दिया, यानी कि 7 रुपया पर शेयर फॉरफिट किया। अब इसमें से रीशू किए 700 रुपए, और आपसे पूछा कैपिटल रिजर्व कितना है, तो जितने शेयर रीशू के उतने पे कैपिटल रिजर्व आपको कैलकुलेट करना होगा, और उस पर जो प्रॉफिट होगा। तो देखिए, 7 रुपया आपने फॉरफिट किया है और ये शेयर आपने रीशू किया 8 रुपए पर एस फुली पेड होगा 10 पर, तो 2 रुपए आपने इस पर कम लिए, तो आपको 7 - 2 5 रुपीज का फायदा हुआ। लेकिन कितने शेयर पर? जितने रीशू के, यानी कि 700। तो 3,500 रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर इशू ऑफ शेयर पर प्रॉफिट आपको कितना? 3,500। आंसर सी बी आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट कैन नॉट बी यूज? इनमें से किसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं किया जा सकता? इशू फुली पेड बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस, बायबैक ऑफ शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर के लिए यूज नहीं हो सकता। देखिए, बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन एज। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ रहता है, जो बैलेंस रहता है, उसको कहाँ लिखते हैं? एसेट ऑन एसेट साइड, यानी कि उसको एसेट साइड में लिखते हैं, यानी कि एज एन एसेट लिखते हैं उसको एसेट साइड में। एडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एडिट टू रिजर्व सरप्लस, एडिट टू शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो देखिए, उसको आप ऐड कर देते हैं शेयर कैपिटल में, तो आंसर बी आएगा। डिबेंचर्स that were issued at a discount and redeemed at face value
आर कॉल्ड, ठीक है, जिन डिबेंचर्स को फेस वैल्यू पर, सॉरी, डिस्काउंट पर इशू करते हैं और रिडीम करते हैं फेस वैल्यू पर। यानी कि मान लीजिए 100 रुपए का डिबेंचर है, तो आप इसे 90 पर इशू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं 100 में से वापस ले लूंगा, ये इशू प्राइस हो गया और ये रिडम्पशन का प्राइस, कि अगर हम इसको रिडीम करेंगे 100 पर। तो ऐसे डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कूपन रेट, जीरो कूपन रेट, कन्वर्टेबल डिबेंचर, रिडीमेबल। तो देखिए, स्पेसिफिक कूपन रेट होता है जो डिबेंचर का लिखा हो ना, 10% इंटरेस्ट देंगे, ऐसे ये होता है कूपन रेट। तो ऐसे डिबेंचर्स का आगे कूपन रेट नहीं लगा हुआ होता है, ये सीधा बोलते हैं हम भाई 90 में आपको दे रहे हैं और 2 साल बाद हम इसको 100 में आपसे वापस देंगे। तो ऐसे डिबेंचर बोलते हैं जीरो कूपन रेट। इनके आगे जो कूपन रेट है यानी कि इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं होता है। जो बीच का डिस्काउंट है यही आपका प्रॉफिट होगा शेयर डिबेंचर होल्डर का। Those debentures whose record is not kept by the company and interest on these debentures are paid to a person who produces coupon attached to such debentures are, ऐसे डिबेंचर जिसका कंपनी कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है, रिकॉर्ड इज नॉट केप्ट बाय द कंपनी, और जिसके पास भी इनसे इनके साथ अटैच कूपन होगा उसी को इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है। ऐसे डिबेंचर को बोलते हैं बेयरर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, स्पेसिफिक कूपन रेट या नॉन कन्वर्टेबल। ऐसे डिबेंचर बोलते हैं बेयरर डिबेंचर, यानी कि जो भी डिबेंचर लेकर के जाएगा कंपनी और उसके पास कूपन अटैच होगा उसके साथ डिबेंचर, तो कंपनी उसी को इंटरेस्ट पे करती है, तो इसको बेयरर डिबेंचर, जिसके पास है उसको मिल जाएगा। Debentures that were issued as secondary or subsidiary security issued in addition to principal security are called, ऐसे डिबेंचर जो सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी सिक्योरिटी की तरह इशू किए जाते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा। यानी कि आपने पहले प्रिंसिपल सिक्योरिटी दे दी है, लेकिन जो आपको लोन दे रहा है, जैसे बैंक से लोन ले रहे हैं, तो वो आप उस बात से संतुष्ट नहीं हो सिक्योरिटी से, वो कुछ और मांग रहा है, तो उसमें आपने डिबेंचर दे दिया अगर, तो उसको क्या कहेंगे? इशू ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर, इशू ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी, या इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए, जब भी डिबेंचर को सेकेंडरी या सब्सिडी सिक्योरिटी में दिया जाता है इन रिलेशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आंसर सी होगा इसका। इट इज नेसेसरी टू ट्रांसफर टू DRI यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट a sum equal to 10% of total value of debenture, 10% of value of debenture to be redeemed, 15% of value of debenture to be redeemed, 15% of the total value of debenture outstanding। देखिए, DRI बनता है 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम, टोटल का नहीं बनता है ये जितने डिबेंचर रिडीम करने उतने का बनता है। DRR बनता है टोटल का, DRI बनता है जितने डिबेंचर रिडीम करते हैं। तो 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम, यानी कि सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन मींस, डिवेंचर को अगर कन्वर्जन से रिडीम करते हैं, यानी एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इसका क्या मतलब है? रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, यानी कि डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर में कर रहे हैं, या न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर। इसका मतलब है कि जैसे 6% डिवेंचर था, तो आपने 8% डिवेंचर में या 5% डिवेंचर में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। इसमें से आप कोई भी चीज ले सकते हैं, आप डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस में कर सकते हैं, या न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर में भी करा जा सकता है। लाइबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बैक आफ्टर 16 मंथ, 16 महीने के बाद एक लाइबिलिटी पे करनी है। इफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ऑफ बिजनेस इज 18 मंथ, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बिजनेस का 18 महीने है, तो वेयर विल यू रिकॉर्ड इट? तो देखिए, लाइबिलिटी के लिए क्या होता है ना, कि अगर लाइबिलिटी 12 महीने के अंदर पेमेंट करनी है तो करंट लाइबिलिटी है, लेकिन अगर 12 महीने से ज्यादा है पीरियड पर ऑपरेटिंग साइकिल से कम है, तो तब भी करंट लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पेमेंट 16 महीने बाद करना है, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 18 महीने है, तो इसका मतलब ये करंट लायबिलिटी होगी। आपका आंसर बी आएगा। नेक्स्ट, 10% debentures having a maturity period of 10 years are due to be paid back in current year. Where will it be recorded? देखिए, 10% डिबेंचर है जो कि 10 years के लिए इशू किए गए थे, लेकिन 10 साल खत्म हो चुके हैं और इस साल उनको रिकॉर्ड करना है, यानी कि करंट ईयर में, यानी कि 10वां ही साल चल रहा है और इनको करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है। तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि इसी साल करना है, तो ये करंट लाइबिलिटी है या लॉन्ग टर्म है, क्योंकि 10 साल के लिए इशू किए गए थे, अदर करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है। तो
करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है उसको बोलते हैं अदर करंट लायबिलिटी। तो आंसर इसका है सी। फिर नेक्स्ट है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स आर कवर्ड अंडर। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को आप कहाँ कवर करेंगे? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या वर्टिकल या रेशियो एनालिसिस या नन ऑफ दिस? तो देखिए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होते हैं जिसमें आप सेल को या फिर सेल मतलब इनकम स्टेटमेंट में सेल को और बैलेंस शीट में आप जो है टोटल को 100 मान लेते हैं और सभी को उसके बेस पर प्रेजेंट करते हैं। तो एक ही साल का इसमें ज्यादातर होता है। तो इसको आप वर्टिकल एनालिसिस में लेते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है ये वर्टिकल एनालिसिस में आता है। हॉरिजॉन्टल में आता है जिसमें दो या दो से ज्यादा ईयर के लिए कंपैरिजन होता है, साइड बाय साइड लिस्ट होता है। तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जो आपके वर्टिकल एनालिसिस में कवर होते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, which of the following is not a limitation of financial statement analysis? इसमें कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशंस नहीं है? विंडो ड्रेसिंग, प्राइस लेवल चेंजेस, फोरकास्टिंग, मेजर ऑफ सॉल्वेंसी। तो देखिए विंडो ड्रेसिंग भी है, प्राइस लेवल चेंजेस भी है, फोरकास्टिंग भी है, मेजर ऑफ सॉल्वेंसी। मेजर ऑफ सॉल्वेंसी इसका यूज होता है फाइनेंशियल, इसके बेसिस पे आप सॉल्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। Which of the following is not a tool for financial analysis? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल नहीं है? ट्रेंड एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज, नन ऑफ दिस। तो देखिए तो सारे ही टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस के, तो यानी कि नन ऑफ दिस में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ना हो। In which financial statement figure of two or more years are placed side by side to facilitate comparison? कॉमन साइज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ब्रेक इवन या फिर अकाउंटिंग? तो साइड बाय साइड रखा जाता है कॉमन साइज में, सॉरी कंपैरेटिव। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं 2020 2021 ऐसे रख के कर देंगे और फिर डिफरेंस निकालेंगे और परसेंटेज निकालेंगे। तो टू और मोर ईयर्स को कंपैरेटिव स्टेटमेंट कवर करता है। नेक्स्ट है इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल आइटम्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस। तो ऊपर भी आ गया था, इसको कॉमन साइज स्टेटमेंट होते हैं। कोई एक बेस कॉमन ले लेते हैं, जैसे आपने सेल को ले लिया 100, आप क्या करेंगे जो भी आइटम होगा उस आइटम को सेल से डिवाइड करेंगे और 100 से इंटू करके उसकी परसेंटेज आएगी। जैसे मान लीजिए सपोज में आपको दिया हुआ है परचेज दिया है, मान लीजिए, तो आप लिखेंगे परचेज ऑन सेल, कितने की गुड्स परचेज की, ऑन सेल इन 200। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू मतलब अगर उसमें हो तो आप उस वैल्यू को सेल से डिवाइड कर 100 से इंटू करें तो आपका परसेंटेज निकल आएगी। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है। Which analysis shows the comparison of different firms' financial ratio at the same point of time? इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज को एक ही समय पर, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर आप प्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेटिंग करंट रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट? लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर ये दोनों तो इन्वेंट्री का पार्ट है, लेकिन करंट एसेट निकालने के लिए इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है इन्वेंट्री में से। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को डेटर्स में से लेस करके लिया जाता है। तो यानी कि ऑल ऑफ दीज लेना पड़ेगा आपको, इनको आप इनमें करंट रेशियो कैलकुलेट करते समय करंट एसेट में इनपुट नहीं करते हैं। ये दोनों आप इन्वेंट्री में से लेस करके लेते हैं अगर ऐड हो रखे हैं तो, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी आप नहीं लेते, उसको भी लेस करके जो आता है बैलेंस डेटर का वो लिया जाता है। X Limited purchased a building and issued share in consideration. What would be its impact on debt equity? देखिए आपने शेयर इशू करके बिल्डिंग ली, तो आप इसके एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगा? बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और आपसे पूछ रहे हैं कहाँ के लिए? डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए। तो आप देखिए क्या हुआ आपके पास, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब आपके पास क्या हुआ कि बिल्डिंग आई है और शेयर चलेगी आपके पास, तो बिल्डिंग तो ना लॉन्ग टर्म डेप्ट में इंक्लूड है ना शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड है, लेकिन शेयर कैपिटल इंक्लूड है शेयर होल्डर फंड में। तो इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाता है, न्यूमिनेटर सेम रहता है, तो रेशियो डिक्रीज होता है। इसका आंसर आएगा डिक्रीज।
देखिए नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड had 10% debentures of 20 lakh if it paid tax 2 lakh and the rate of tax is 40%. What would be net profit before interest and tax? आपको क्या था कि 20 लाख के डिवेंचर है 10% इंटरेस्ट वाले, टैक्स कंपनी ने 2 लाख रुपया दिया और टैक्स का रेट 40% है। तो आपको बताना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा। तो देखिए टैक्स आपको दिया कितना, 2 लाख रुपया, और आपको बताया कि टैक्स का रेट जो है 40% है। तो मान लेते हैं कि सपोज प्रॉफिट टैक्स देने से पहले एक्स था, तो आपने क्या करा होगा, उसका 40% निकाला होगा, और ये आपका जो है प्रॉफिट टैक्स जो है 2 लाख रुपए आ गया। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स है, तो 40% इसका निकाला तो आपका टैक्स है। अब आपको निकालना है प्रॉफिट क्या होगा टैक्स देने से पहले, तो आप एक्स में रखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे इस साइड में, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 100/40 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 100/40, ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 5 लाख रुपीज, यानी कि 5 लाख का 40% निकालेंगे तो 2 लाख टैक्स आ जाएगा। तो 2 लाख का 100/40 करोगे तो आपका 5 लाख रुपए आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें आपको 20 लाख के डिवेंचर है जिन पर 10% इंटरेस्ट, यानी कि 2 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलता है इसमें, तो 2 लाख इसमें अगर और ऐड कर देंगे तो 7 लाख रुपीज हमारा आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा सी, 7 लाख। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ये सिंपल है, कोई ऐसा ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। Which of the following is not included in cash and cash equivalent? इसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या इंक्लूड नहीं हुआ? तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, उसी से हमारा आंसर भी बनता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेक एंड ड्राफ्ट ऑन है, कैश क्रेडिट, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी। कैश क्रेडिट इन्वॉल्व नहीं होता, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन चीजों को इन्वॉल्व नहीं करते, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं, तो बाकी सब इंक्लूड होते हैं। तो कैश क्रेडिट आप इसमें नहीं लेते। Issue of shares in consideration of purchase of fixed assets are included in which type of activity? देखिए, इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपने शेयर इशू करे फिक्स्ड एसेट लेने के लिए, तो ऊपर एंट्री जो बनाई थी बिल्डिंग वाली वही बना लो, यानी कि फिक्स्ड एसेट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखिए आप बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, शेयर कैश फ्लो की। इसको कैश फ्लो में आप किस एक्टिविटी में दिखाएंगे, तो कैश फ्लो तो तभी होगा ना जब कैश कहीं पर आई हो। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट है, शेयर चले गए, तो ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कोई एक्टिविटी ने नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ना तो कैश आई ना कैश गई, कैश फ्लो में कैश का मूवमेंट होना चाहिए, इनफ्लो या आउटफ्लो। हाउ विल यू ट्रीट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट व्हाइल प्रिपेयरिंग, सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? देखिए जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन को आप कैसे ट्रीट करेंगे? तो देखिए जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो जब हम जो एक्टिविटीज लेते हैं ना, जैसे ऑपरेटिंग वगैरह में, तो वहां पर क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रीएडजस्ट करते हैं जो गलत हो रखे होते हैं। तो डेप्रिसिएशन को आप एज एन एडिशन टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेंगे, क्योंकि इससे कोई कैश फ्लो ही नहीं होती है, और इसको प्रॉफिट में से लेस करके दिया होता है। तो प्रॉफिट लेस क्यों किया आपने, जब वो कैश फ्लो ही नहीं हो रही, तो उसको क्या करते हैं, वापस ऐड कर देते हैं, एन एडिशन टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, वेयर विल यू शो प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? प्रपोज डिविडेंड जो करंट ईयर का है, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, ध्यान रखना इस बात को, इसको कहाँ शो करेंगे? तो ये आता है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो, क्योंकि अगले साल का होता है ना प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में आप प्रपोज कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम आपको कितना देंगे, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। आपने फ्यूचर के लिए बताया कि इतना देंगे, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो कहां से देंगे। तो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो, कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश फ्लो में केवल प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस को कवर कर रहे थे, इसको अच्छे तरह से देख लें आप। और पढ़ाया हुआ टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।